जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द इंडिया जीएस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम टॉपिक में फैंड्रोगेम्स यानी पुष्पोद्भिद के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने वनस्पति जगत में इसके वर्गीकरण के अध्ययन में जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं उसे अपुष्पोद्भिद और जिसमें पुष्प लगते हैं उसे पुष्पोद्भिद यानी दो भागों में बांटे थे। तो हम लोग अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगैम्स के अंदर हम लोग थाइलोफाइटा, ब्रेडोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फैंड्रोगेम्स, जिसे हम लोग पुष्पोद्भिद कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुष्पोद्भिद देखिए पुष्पोद्भिद को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? फैंड्रोगेम। ठीक है मेरे मित्र, फैंड्रोगेम। इसमें क्या होता है? इसमें पुष्प आते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगते हैं? इसमें पुष्प लगते हैं। पुष्प क्या होता है? पुष्प लगते हैं। इस समूह के पौधे यानी पुष्पोद्भिद जगत में जितना भी पौधे आता है यानी पुष्पोद्भिद समूह में जितना भी पौधे आते हैं ये क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। अब पूर्ण विकसित में जड़, तना, फल, फूल इत्यादि सभी लगते हैं। इसमें क्या होता है? इत्यादि ये सब जड़, तना, फल, फूल ये सब सभी इसमें लगते हैं। तो इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, है ना। इसमें तना, फल, फूल, पत्ती इत्यादि सभी लगते हैं। ठीक है, सभी लगते हैं। देखिए इसके अंतर्गत मतलब ये जो समूह है ये झाड़ी के रूप में भी पाया जाता है। ये झाड़ी और आप कह सकते हैं लता एवं बड़े पौधे के रूप में पाए जाते हैं। ये झाड़ी, लता एवं बड़े पौधे के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम लोग यानी इसको हम दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे, एक नगनबीजी और एक आवृतबीजी। इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक नगनबीजी, ठीक है, इसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म। इसे अनावृतबीजी भी बोला जाता है। क्या? अनावृतबीजी। ठीक है, और एक होता है आवृतबीजी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म, और इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? एंजियोस्पर्म। ठीक है, हम लोग ये हो गया जिम्नोस्पर्म, ये हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। आप लोग ये पिछले क्लास में इसका अध्ययन कर चुके होंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है ना, एक बीजीपत्री और द्विबीजीपत्री। तो चलिए आज हम नगनबीजी और अनावृतबीजी के बारे में जानेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। नगनबीजी या अनावृतबीजी, जिसे हम लोग इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म यानी नगनबीजी। देखिए पौधे में सामान्यतः जो बीज पाए जाते हैं वह या तो फल के अंदर होते हैं या फिर पुष्प में पाए जाते हैं।
पौधे में जो सामान्यतः बीज कहाँ पाए जाते हैं, या तो फल के अंदर या फिर पुष्प के यानी पुष्प पर बीज पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, नगन बीजी में क्या होता है, बीज ना तो फल के अंदर होते हैं और ना ही पुष्प के ऊपर होते हैं। तो ये होते हैं मुक्त यानी कि खुला रूप में, यानी नगण्य। ये क्या होते हैं, नगण्य रूप के, सिर्फ बीज बाहर दिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको नोट करते हैं। इसमें बीज फलों के अंदर एवं फूलों पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है। इसके अंदर बीज इसमें बीज छोटी छोटी शाखाओं पर या खुले यानी नगन, ठीक है, नगन रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बीज फलों के अंदर और फूलों पर नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी शाखा के ऊपर बीज उगते हैं और खुले अवस्था में होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो बीज होता है ये क्या होता है, खुले अवस्था में होता है। इसमें बीज आवरण यानी बीज पत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें बीज आवरण, जिसे बीज पत्र भी कहा जाता है, बीज पत्र नहीं पाया जाता। इस पर क्या होता है, इसमें बीज आवरण, बीज पत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये पौधे जो होता है ये भी वृक्ष, झाड़ी, क्या ये पौधे वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में, ये पौधे वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में, लता के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, लता के रूप में भी पाया जाता है। देखिए इसके जो लकड़ी होते हैं ये बहुत काष्ठीय होते हैं, यानी महंगे होते हैं या बहुमूल्य कह सकते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं इसके अंतर्गत इसके पौधे काष्ठीय का मतलब बहुमूल्य, ठीक है, काष्ठीय, बहुवर्षीय यानी कि बहुत पुराना वृक्ष होता है, बहुवर्षीय जिसका उम्र बहुत ही है, और बहुत ही बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत ही लंबे होते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो काष्ठीय होते हैं, यानी बहुमूल्य पौधे होते हैं। ये क्या होता है, बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि बहुत पुराना होता है, इसका आयु बहुत अधिक होती है, और बहुत ही लंबे होते हैं, यानी कि सबसे लंबा यही, यानी कि जिम्नोस्पर्म के पौधे ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो परागण की प्रक्रिया होती है, परागण हम लोग, अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो जिस समय हम लोग जनन तंत्र पढ़ेंगे उस समय हम लोग परागण की विश्लेषण करेंगे। तो इसमें जो परागण की क्रिया होती है, इसमें परागण की क्रिया हवा द्वारा होती है। किसके द्वारा, इसमें परागण की क्रिया हवा द्वारा होती है, हवा द्वारा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एनीमोफिलस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, एनीमोफिलस। ठीक है, यानी कि वायु द्वारा परागण को क्या कहा जाता है, एनीमोफिलस कहा जाता है। इस समूह के पौधा मरुस्थल में भी उगते हैं। क्या, इस समूह के पौधे मरुस्थल में भी उगते हैं, मरुस्थल
में भी उगते हैं, उगते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसे मरुद्भिद या जीरोफाइटिक क्या कहा जाता है, इसे जीरोफाइटिक मरुद्भिद या जीरोफाइटिक पौधे कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें जो होता है, इसमें बीज जो होता है फल के अंदर नहीं पाया जाता है और ना ही फूल के ऊपर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटी छोटी शाखाओं पर पाया जाता है या खुले या नगन रूप में पाया जाता है। आप चिलगोजा अगर देखे होंगे तो चिलगोजा जो होता है ये क्या होता है, ये खुले के रूप में होता है, ये किसी भी फल के अंदर नहीं पाया जाता है। इसमें बीज आवरण नहीं होता है, यानी बीज पत्र नहीं होता है। ये पौधे वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में और लता के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके पौधे काष्ठीय यानी बहुमूल्य, बहुवर्षीय यानी बहुत पुराना और बहुत मजबूत ही इसका लकड़ी होता है, ठीक है, बहुत ही लंबे होते हैं। इसमें परागण की क्रिया जो होता है हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। और हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनीमोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमोफिलस कहते हैं। देखिए ये सब पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका नोट्स अवश्य बनाएंगे, ठीक है। इस समूह के पौधे मरुस्थल में भी क्या है, उगते हैं। अब ये मरुस्थल में उगते हैं तो इसलिए हम इसे मरुद्भिद या जीरोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं। देखिए वनस्पति जगत का जो सबसे लंबा पौधा है ये एसी यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं, इसको तब तक मिटा लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करें। हम इसमें वनस्पति विज्ञान का पूरा यानी जीव विज्ञान का पूरा क्लास इसमें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखिए ये यानी कि वनस्पति जगत का जो सबसे बड़ा पौधा होता है यानी सबसे लंबा, वनस्पति जगत का सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। अब हम जान लेते हैं कि वह सबसे लंबा पौधा क्या होता है। एक होता है अपना सिकोया सिम्परविरेंस, ठीक है, क्या होता है, सिकोया सिम्परविरेंस, सिकोया सिम्परविरेंस। देखिए मेरे मित्र, इसका जो लंबाई होता है 120 मीटर लंबा होता है। कितना, 120 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, 120 मीटर। आप अगर इसे फीट में करें तो 360 फीट लगभग, ठीक है, कितना, 360 फीट लगभग या फिर 120 मीटर लगभग। यानी सिकोया सिम्परविरेंस का जो लंबाई होता है 120 मीटर लंबा और 360 फीट लंबा लगभग, ठीक है। इसका ये जो है ये कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ, एक कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक जगह है, ये कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए जब ये कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यानी कि इसे कहा जाता है कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, यानी सिकोया सिम्परविरेंस को ही क्या कहा जाता है, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, ऑफ कैलिफोर्निया। इसे क्या कहा जाता है, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है, तो सिकोया सिम्परविरेंस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सिकोया सिम्परविरेंस को कहा जाता है। और इसमें जो सबसे छोटा पौधा होता है यानी सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म यानी नगनबीज जिम्नोस्पर्म कौन होता है,
जैमिया पिग्मिया, ठीक है, जैमिया पिग्मिया। सबसे छोटा कौन होता है? जैमिया पिग्मिया, ठीक है। देखिए इसी के अंतर्गत जीवित जीवाश्म का भी उदाहरण आता है। कौन? जीवित जीवाश्म का उदाहरण एक साइकस होता है। साइकस एक पौधा का नाम है, ठीक है, साइकस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में जो पौधे आते हैं, ये जिम्नोस्पर्म ये क्या है, ये जीवित जीवाश्म के उदाहरण है। क्या है? जीवित जीवाश्म के, यानी जीवित जीवाश्म के उदाहरण हम लोग कुछ जान लेते हैं। जीवित जीवाश्म के उदाहरण, देखिए आप लोग जीवित जीवाश्म का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। तो जीवित जीवाश्म क्या होता है? देखिए जीवाश्म जैसे ही आ जाता है तो आप लोग समझते होंगे कि बहुत पुराने, यानी कि जो बहुत पुराने वृक्ष है उसे ही जीवाश्म कहा जाता है। जब डायनासोर के ज़माने में जो वृक्ष थे वो बाद में क्या हुआ, उस पर पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरा और ये क्या हो गए, ये नीचे मिट्टी में दब गए। तो इसके जो माने उस ज़माने में जो पौधे थे, यानी डायनासोर के ज़माने में जो पौधे थे, वही पौधे जो अभी उगे हुए हैं उसी को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे मित्र? जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत 2-3 पौधे का हम नाम लिख लेते हैं। एक साइकस आता है, साइकस, ठीक है। एक आता है मेटासिकोया, और एक आता है जिंगो बाइलोवा। देखिए जीवित जीवाश्म के उदाहरण, यानी कि यानी जिम्नोस्पर्म में ही कौन आता है? जीवित जीवाश्म के उदाहरण आते हैं। उसमें साइकस हो गया, मेटासिकोया हो गया और जिंगो बाइलोवा। ये क्या हो गया? ये पौधे के नाम है, साइकस, मेटासिकोया और जिंगो बाइलोवा। जिंगो बाइलोवा को ही क्या कहा जाता है? मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है, मेडन हेयर ट्री। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कि जिंगो बाइलोवा, मेडन हेयर ट्री किसे कहा जाता है? जिंगो बाइलोवा को कहा जाता है। देखिए सबसे जो बड़ा बीजांड, यानी वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका पाया जाता है? तो साइकस में, ठीक है ना। तो साइकस में क्या होता है? सबसे बड़ा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा, ठीक है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। किस में पाया जाता है? साइकस में, ठीक है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है? साइकस में पाया जाता है। किस में होता? साइकस में होता। अब इसका हम जिम्नोस्पर्म के कुछ उपयोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका कुछ उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम बेसिक से लेते हुए आसान शब्दों में पूर्ण रूप से हम वनस्पति विज्ञान को अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसका जो उपयोग है, यानी मुख्य इसका उपयोग, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसी में यानी कि एक और पाया जाता है हमारा, ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही एक पाइनस पौधा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाइनस। और देखिए अभी हम बात किए कि जिम्नोस्पर्म में जो परागण होता है वो क्या होता है? वायु के कारण होता है। तो पाइनस में इतनी तादाद में परागण होते हैं, पाइनस में इतनी तादाद में परागण होते हैं वे आकाश में क्या करते हैं? पीले बादल बना देते हैं। वे आकाश में पीले बादल बना देते हैं। अब देखिए आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। परागण में क्या होता है? जो फूल के ऊपर क्या होता है? परागकण होते हैं, और इसका जो परागकण का जो रंग होता है यह लाल होता है, पीला होता है। और ये जब क्या होता है? ये वायु के द्वारा उड़ते रहते हैं,
और जब ये वायु में पूरा फैल जाते हैं तो एक बादल नुमा ये क्या बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि इसकी इतनी तादाद में यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में परागण होती है, जिससे ये आकाश में क्या करते हैं, पीले बादल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पीले बादल का निर्माण करते हैं। देखिए अब हम लोग जिम्नोस्पर्म का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म का उपयोग सबसे पहले हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। तो भोजन के रूप में हम सबसे पहले साइकस को देखेंगे। किसको देखेंगे, साइकस को। तो साइकस के पेड़ से क्या किया जाता है, मंड निकाल करके, साइकस से मंड निकाल कर साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग साबूदाना का नाम सुने होंगे। साइकस के पेड़ से मंड निकालकर साबूदाना, ठीक है, बनाया जाता है। मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। इसीलिए साइकस को क्या कहा जाता है, सागोपाम के रूप में इसे नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया, सागोपाम। ठीक है, इसी से क्या बनता है, इसी से साबूदाना का निर्माण होता है। देखिए इसमें एक आता है चिलगोजा। चिलगोजा को क्या कहा गया है, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। ये बहुत महंगा मिलता है और ये क्या है, ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम लोग इसका उपयोग लकड़ी के रूप में भी करते हैं। ठीक है, लकड़ी के रूप में। अब आप लकड़ी के रूप में चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस, ये सब का क्या करते हैं, लकड़ी में चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस इत्यादि के लकड़ी से महंगे फर्नीचर तैयार किया जाता है। महंगे फर्नीचर तैयार किया जाता है। देखिए अभी आप इसमें पढ़ रहे थे, ये काष्ठीय वृक्ष होते हैं। काष्ठीय का मतलब बहुमूल्य। आप चिलगोजा जब खरीदने जाएंगे मार्केट में तो चिलगोजा भी एक महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुमूल्य है। चीड़, सिकोया, देवदार इत्यादि का लकड़ी भी जल्दी नहीं मिलने का कारण ये क्या होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। तो इसका क्या बनाया जाता है, इसका महंगे फर्नीचर बनाया जाता है। क्या, महंगे फर्नीचर बनाया जाता है। देखिए कुछ तेल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो तेल का भी निर्माण इसी से होता है। जैसे चीड़ के पेड़ से तेल, तारपीन का तेल निकाला जाता है। किसका, तारपीन का तेल। ठीक है, आप देखिएगा देवदार से सेड्रस का तेल निकाला जाता है। क्या, सेड्रस का तेल। ठीक है, देवदार से किसका तेल निकाला जाता है, सेड्रस का। और जूनिपेरस से सेड कास्ट का। जूनिपेरस भी एक पौधा है। जूनिपेरस से सेड कास्ट का तेल निकाला जाता है। सेड कास्ट का तेल निकाला जाता है। ठीक है, देखिए इसका और महत्वपूर्ण प्रयोग है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में जानते हैं इसका। हम लोग स्याही, पॉलिश इत्यादि जो बनाते हैं, ठीक है, कृत्रिम चमड़ा भी किससे निर्माण होता है, जिम्नोस्पर्म के पौधे से। तो क्या देखिए टेनिन क्या है, ये जिम्नोस्पर्म के पौधे से निकाला जाता है। टेनिन जो है ये चमड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे चमड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है। कोनीफर का पेड़, यानी कोनीफर जो है, कोनीफर का पेड़ से कागज़ का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग जो कागज़ जिस पर लिखते हैं, कॉपी वगैरह बनता है, कोनीफर का पेड़ इसमें क्या होता है, प्रमुख है कोनीफर का पेड़। ऐसे तो बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन जो कोनीफर है ये क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखिए रेजिन का प्रयोग करते हैं। ये भी क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के पेड़ से निकाला जाता है। इससे क्या होता है, पॉलिश है ना, वर्निश या फिर आप पेंट कर सकते हैं।
पेंट इत्यादि चमकदार चमकदार चीजों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो है रेजिन, पॉलिश, बर्निश, पेंट इत्यादि यानी चमकदार जितना भी चीज़ होता है इसका बनाने में किसका, रेजिन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, रेजिन का प्रयोग। तो हम लोग देखें कि जिम्नोस्पर्म, जिसमें क्या होता है, बीज जो होता है फल और फल पर यानी फल के अंदर और फूल के ऊपर नहीं लगते। ये क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में यानी खुली यानी नगण्य अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में समझे होंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। जय हिंद।